हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मैं नदीम। यार पाकिस्तान की धरती पर लहराया भारतीय तिरंगा देखकर मच गया पूरे पाकिस्तान में मातम। पाकिस्तानी धरती पर इंडियन परचम लहरा है। ये कैसे बे, ये कैसे हुआ है और हाँ ये ना हुआ यार। कब है भाई। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई। कौन करते त्रिडू एंड स्टार्ट। सोचो पाकिस्तान में तिरंगा लहरा रहा है और शहबाज शरीफ उसे सल्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, ये फिलहाल फ्यूचर प्रेडिक्शन है। सॉरी। हालांकि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं और जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये प्रेडिक्शन सच होने में देर नहीं लगती। ये बात भी है। उन्हें तो रात के 8 बजे आकर सिर्फ इतना ही कहना है। आइए और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। यार ये तो जब होगा तब की बात है, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान को अपने नेशनल फ्लैग को उतारकर तिरंगा फहराना पड़ा। वो पूरे सम्मान के साथ उस दिन पूरे देश की सांसें उसी 3 बाय 2 फीट के कपड़े में अटकी हुई थी। लेकिन क्यों? आखिर पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे इंडियन फ्लैग की छत्र छाया में आना पड़ा? ये कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर था या कुछ और? कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ये बात है 25 मई 1998 की। शाम का समय था जब PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ करती है, जो कुछ देर बाद ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर लैंड करती है। और इस फ्लाइट का नंबर था 544। ये PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका ग्वादर पोर्ट पर महज 30 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतरते हैं और एक न्यू पैसेंजर ऑन बोर्ड हुआ। इससे मिलाकर अब प्लेन में टोटल 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेन ने शाम के 5:05 पर ग्वादर एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां इसे ठीक 1 घंटे बाद यानी 6:55 पर लैंड करना था। लेकिन अभी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुए कुछ मिनट ही हुई थी कि तभी एक पैसेंजर अपनी सीट से उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। हालांकि उसे एयर होस्टेस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट में घुस जाता है। बता दें कि जिस वक्त फ्लाइट 544 में ये सब कुछ हो रहा था, उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। ये टेस्ट बलूचिस्तान प्रांत के चागई डिस्ट्रिक्ट की रसकोह पहाड़ी पर होना था, जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया था चागई पन। खैर, ये दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, इसलिए खूब जोरों शोरों से टेस्टिंग की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि इंडिया इसी महीने की शुरुआत में ही अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट यानी पोखरण 2 भी कर चुका था। दुनिया की नजर में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 1974 में ही कंप्लीट कर लिया। यही वजह थी कि पाकिस्तान अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि एक शख्स जबरदस्ती PIA के फ्लाइट 544 के कॉकपिट में घुस जाता है, जिसके पास एक लोडेड पिस्टल थी, जिसे उस शख्स ने पायलट के सिर पर तान दिया। इसका मतलब था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर के 2 साथी और भी थे जो पैसेंजर के बीच बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट अब अंडर कंट्रोल है, तो वो एक एक करके अपनी सीट से उठे और पैसेंजर्स को बंदी बना ली। दोनों के हाथों में बंदूकें थी, वहीं उनमें से एक ने अपनी जैकेट में बम लगा रखा था। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर्स को वार्निंग दी, अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, वो जहाज को बम से उड़ा देंगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पायलट ने अनाउंसमेंट करके कंफर्मेशन कर दी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। वहीं तीनों हाईजैकर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने सलवार कमीज पहन रखी थी और क्योंकि वो तुर्बत से प्लेन में चढ़े थे, तो इस बात की काफी चांसेस थे कि इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान प्रोविंस से ही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी? एक्चुअली बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है। ब्रिटिश इंडिया के दौर से ही यहाँ के कुछ कबीले अपना अलग अलग मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान की प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर बलूचिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। इसलिए पाकिस्तान जब बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और तब पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान की चगाई डिस्ट्रिक्ट में ही करने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेस्ट से यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को खतरा था। उन्हें लगता था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में हुई तो इससे उन्हें भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना था कि इस इलाके में कुछ
गिने चुने ही लोग थे जिन्हें टेस्टिंग से पहले ही दूर एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ये बात बलोच इंसर्जेंट्स को पसंद नहीं आई और अपनी आवाज उठाने के लिए उन्होंने टेस्ट से 3 दिन पहले PIA की फ्लाइट 544 को हाईजैक कर दिया। चलो हाईजैकर्स का मोटिव तो समझ आ गया, लेकिन इसमें तिरंगे का क्या रोल? एक्चुअली हाईजैकर ने कैप्टन से डिमांड की थी कि वो प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। अब हाईजैकर्स ने डिमांड क्यों की थी, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि शायद वो प्लेन इंडिया में लैंड करके पूरी दुनिया की अटेंशन चाहते थे। वहीं दूसरा, उन्हें लगता था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो शायद उन्हें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा ही एक इंसिडेंट 5 साल पहले 1993 में हो चुका था, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 439 दिल्ली से मद्रास की तरफ जा रही थी। तब उसको एक सिख ट्रक ड्राइवर ने अकेले हाईजैक किया था। उसकी पायलट से डिमांड थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करे। हालांकि उसे परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए जहाज को अमृतसर में ही लैंड करवाया गया। शायद ऐसा ही कुछ प्लान बलोच हाईजैकर्स का भी था। खैर, कैप्टन ने प्लेन की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी। साथ ही अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को ये भी इंफॉर्मेशन दी कि वो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में लैंड करें। लेकिन हाईजैकर्स को ये मालूम नहीं था कि कैप्टन ने चुपके से प्लेन का ट्रांसपॉन्डर हाईजैक मोड में कर दिया, जिससे ग्राउंड पर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल जा चुका था कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है। PIA फ्लाइट 544 अब कराची को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। तभी पायलट ने हाईजैकर को कहा कि ये छोटा फोकर F-27 जहाज है, जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर यानी न्यू दिल्ली जा सके, तो जहाज को कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर से कहा कि हमें इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड कराना चाहिए, जो कि कराची से महज 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए, तो पायलट ने कंट्रोल टावर से कनेक्ट किया और भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। यहाँ पायलट ने चालाकी दिखाई थी। एक्चुअली भुज एयरपोर्ट की बजाय पाकिस्तान के ही हैदराबाद एयरपोर्ट को कॉल किया था। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर पहले से ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर भी पहले से अलर्ट था, इसलिए हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने भी खुद को भुज एयरपोर्ट ही शो किया और कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। इस वक्त तक रात हो चुकी थी। वहीं इस इंफॉर्मेशन के बाद पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई कि एक जहाज हाईजैक हो चुका है, तो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। और बड़ी बात ये थी कि हाईजैकर्स इस एयरपोर्ट को इंडिया का भुज एयरपोर्ट समझ रहे हैं, इसलिए हाई अथॉरिटीज को ऑर्डर मिला था कि वो पूरे एयरपोर्ट से भी वो सभी सिग्नल मिटा दें जिससे एयरपोर्ट की पहचान होती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने टर्मिनल बिल्डिंग पर लिखा हुआ हैदराबाद का नाम छुपाया, पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड्स हटा दिए गए, लाइट्स ऑफ कर दी गई और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स पर लगे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर इंडिया का तिरंगा भी लहरा दिया। इसके अलावा अथॉरिटीज ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरी हैदराबाद सिटी को ब्लैक आउट कर दिया, ताकि लैंडिंग के वक्त हैदराबाद का कोई खास निशान हाईजैकर्स तक पहुंच न सके। वहीं पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी हो गई। लेकिन ये सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। हड़बड़ी में जो उनके दिमाग को सूझी वो कर रहे थे। अब आखिरकार रात में PIA 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जहाज की विंडोज के अंदर देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट में एक मेन डोर के पास, जबकि तीसरा कैबिन में टहल रहा था। करीब 1 घंटे तक खामोशी रही, न अथॉरिटीज ने कोई एक्शन लिया, न कोई उतरा, न कोई चढ़ा। लेकिन फिर अचानक रात के 11:03 पर जहाज का दरवाजा खुलता है और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर को बाहर भेजा जाता है। एक्चुअली उनको खाने पीने लाने के लिए और खास पैगाम देकर बाहर भेजा गया था। डरा सहमा हुआ ग्राउंड इंजीनियर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास आया और उनके सामने हाईजैकर्स की डिमांड रखी। और जैसा कि हमने बताया कि एयरपोर्ट पर इंडियन फ्लैग लगाया गया था, साइन बोर्ड्स हटा दिए गए थे और लाइट्स ऑफ थी, तो हाईजैकर्स में कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि वो इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर ही लैंड हुए और उनकी डिमांड थी कि वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली मेन मोटिव तो बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का एक दस्ता इस्लामाबाद से आ रहा है। तब तक पुलिस को काम दिया गया था कि हाईजैकर्स का टाइम किसी भी तरह से जाया करते रहें। अब पुलिस और हाई अथॉरिटीज के पास 2 काम थे, एक हाईजैकर्स को बिजी रखना और दूसरा खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि हाईजैकर्स को शक ना हो। लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियंस दिखाकर हाईजैकर्स से इंटरेक्शन करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गोरशानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा, ASP उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह ने अपना नाम गोपी चंद रखा।
उस वक्त उनको जो नाम समझ में आया उन्होंने रख लिया। उनके पास इंडियन पुलिस की वर्दी तो नहीं थी, तो उन्होंने सिविल ड्रेस पहनी और हिम्मत करके प्लेन के करीब गए। उन्होंने नॉर्मली हाईजैकर्स और पैसेंजर्स को खाना दिया और उनसे बड़े फ्रेंडली अंदाज में मिले। अच्छी बात यह थी कि एएसपी अख्तर गोरशानी बलूची लैंग्वेज जानते थे, इसलिए जब हाईजैकर्स आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्हें समझ आ रहा था, लेकिन उन्होंने हाईजैकर्स को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। यानी वो ऐसे दिखाते रहे जैसे सब कुछ उनके सिर के ऊपर से जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स ने हाईजैकर्स के साथ कई घंटे गुजारे, उनके साथ बैठकर बातचीत की, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वो सही जगह लैंड हुए और भारत उनके फेवर में है। जैसे कि हमने बताया था कि वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मिलना चाहते थे, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हाईजैकर्स को बताया गया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकले हैं और उनको यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि असल में वो सब पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि अब सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं। ऑफिसर्स बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और अब और ज्यादा देर तक हाईजैकर्स को बेवकूफ बनाकर रखना आसान नहीं था। उनका ये ड्रामा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का खेल था, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ फजर की आजान शुरू होने वाली थी, जो सारी पोल खोल देती। हाईजैकर्स के पास हथियार और बम था, तो ऑफिसर्स ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए दोनों पुलिस ऑफिसर्स और एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला किया। एक मौके पर तीनों ने एक साथ हाईजैकर्स पर झपटा मारा, उनके वेपन्स छीन लिए गए। बाद में पता चला कि उनके पास कोई भी बम नहीं था, यानी वो भी अभी तक उन लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। खैर, तीनों हाईजैकर्स का असली नाम शासवर बलोच, सबीर बलोच और सबीर रिंद था, जबकि वो लोग प्लेन में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नाम से ट्रैवल कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि इस पूरे क्लाइमैक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज से कराची भेज दिया जाता है। लेकिन इस मिशन के कामयाब होने में कहीं ना कहीं बड़ा हाथ उस तिरंगे का था, जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लहरा रहा था, जो इंडियंस के लिए एक प्राउड की बात है। आप इस प्राउडेबल मोमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। वही तो कि भाई पाकिस्तानियों की जान एक भारतीय तिरंगे ने बचाई, भारत के नाम ने बचाई, हिंदुओं के नामों ने बचाई। भाई इससे बड़ी और प्राउड की बात क्या हो सकती है। और इधर भाई हमारे मुल्ले कहते हैं कि भाई साहब हिंदू ये तो काफर, ये तो काफर, वो उन्हीं का नाम यूज करके सालों तुम्हारे हजारों लोग बचे हैं, तुम्हारे हजारों लोग बचे हैं। देखना रातों तुमने रात आज तक पाकिस्तान ने दुनिया को क्या फायदा दिया, पाकिस्तान के झंडे ने दुनिया को क्या फायदा दिया। लेकिन इंडिया के झंडे ने पाकिस्तान में लगा जैसे ही लहराया, उससे देखो हजारों बंदों को फायदा दिया। यार वजह दे न खारी इंडिया को फ्लैग लगाने की देर थी तो उन्होंने जान बचा ली। सही कहा यार, वाकया देखो ना, इंडियन फ्लैग जब वहां पर लगा बिल्कुल, तो भाई साहब उन हाईजैकर्स को भी लगा कि भाई ये साहब वाकया इंडिया ही है, ये इंडिया है। यार देखो पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा यूज किया अपनी जान बचाने के लिए। देखो कि भाई साहब इनके अपने झंडे का पता था ना कि अगर ऊपर पाकिस्तान का झंडा रहा तो गोलियां टुई टुई पे लगेंगी। लेकिन भाई इंडियन तिरंगा वहां पर लहरा दिया गया और भाई शान से लहरा। मतलब कि भाई साहब हमारी धरती पर पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से भारत का तिरंगा शान से लहराया। और यार मैं हैरान रह गया कि इंडियन फ्लैग की इतनी इज्जत, इंडियन फ्लैग का इतना दबदबा यार, कि भाई साहब जिधर लगता है उधर ही भाई साहब झंडे गाड़ देता है। ये बात तो है, वजह जान बची है, कितनी बंदों की जान बच गई, इंडियन फ्लैग ने जान बचाई है, ये सोच। और अपने पुलिस वालों ने अपने नाम भी चेंज किए। मैं वही तो कह रहा, हिंदूज के नाम रखे। सारा दिन इधर में टीवी पे बैठ के मुल्ले हिंदू ये तो हिंदू वो, हिंदुओं ने जान बचाई है। हिंदुओं के नामों ने तुम्हारी जान बचाई मुसलमानों की। मतलब के भाई साहब मुसलमान मुश्किल में जब फंसता ही तो भाई साहब इंडियन तिरंगे को याद करता ही पाकिस्तानी, खास तौर पे क्योंकि यूक्रेन रशिया की वार में भी पाकिस्तानी मुसलमानों ने इंडियन तिरंगा पकड़ लिया। उधर से भी भागे थे, बिल्कुल याद है कि उधर भी भारत के झंडे ने जान बचाई थी और इधर भी भारत के झंडे ने जान बचाई है इनकी। ये पावर है क्या नहीं झंडे में? क्या पावर तो है, वाकया भाई साहब मानना पड़ेगा कि भाई। और मजे की बात हमारी धरती पे भाई साहब शान से लहराया था। ये वजह सारा दिन हिंदुओं को बुरा बोलते रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं, आखिर उन्हीं हिंदू के नाम रख के और इंडियन फ्लैग लहरा के अपनी जान बचाई है। कसम से इंडिया के देखो ना फ्लैग की कैसी दबदबा है, और उनको कैसा बिजी रखा है 3-4 घंटे। भाई साहब हम लोग इंडियन नाम इंडिया का यूज करते रहे। देखो हर अच्छे काम में
भारत का नाम यूज होता है। बिल्कुल। देख लो भाई साहब, ये अच्छा काम हुआ, इसमें अंदर भारत की शान यूज वो जो उन्होंने झंडा जूं लहराता इंडिया दे देखा, वो समझ गया वाकया इंडिया है। इंडिया है। हाँ। तो यार आपके क्या थॉट इस प्राउड मूवमेंट पे, इंडिया का फ्लैग लहराया पाकिस्तान में? इधर ही वीडियो तुम करते वाह। दबाए।